ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि ना तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ना मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, मैं करंट बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। एक को कम करने से दूसरा भी कम हो जाएगा, एक को ज्यादा करने से दूसरा भी बढ़ जाएगा। तो ये होता है ओम्स लॉ। क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कंडीशन बस ये है, ये याद रहे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमको चेंज नहीं करना, टेम्परेचर सेम रखना है। दैट इज V is directly proportional to I, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V is directly proportional to I, which implies that जब भी कभी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। तो V इज इक्वल टू आर आई और V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर या आर आई एक ही बात है, तो उसको याद रखने के लिए वी आई आर वीर इस तरह से याद रहता है। ठीक है, इसलिए V इज इक्वल टू आई आर लिख दिया। ठीक है, तो वेयर R is a constant of where R is a constant of proportionality called resistance of the conductor। R होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको कहते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, अब क्या मैंने अभी बता दिया क्या? मैंने कहा वेयर आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसा भी तो हो सकता है ये चीज मैं अभी बताऊं, या पहले ही बेचैनी रहती है कि पहले ही सब कुछ चीज बता दूं? तुम्हारा दिमाग रहता कहाँ है और ये मिसगाइड क्यों करते हो? अगर नीचे खड़े हुए हो तो ये क्यों कह रहे हो ट्यूशन की छुट्टी है? हाँ तो उसको, हो सकता है उसको मजाक ना लगा हो वो। नहीं तो ये, और तुम झूठ बोलो वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तुम ठीक कर रहे हो। थोड़ी अपनी हरकतें जो है ना वो सुधार लो। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जिस दिन तुम्हें डांटना पड़ रही हो, और तुम्हें बेचैनी ऐसी रहती है जैसे सबसे ज्यादा होशियार सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तुम ही हो। अगर कोई भी चीज मैं लिखवा रहा हूँ तो सबसे पहले तुम्हें वो पहले मैं बता दूं फिर मैं आगे बढ़ूँ। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बताने वाला हूँ उस चीज को, बेचैनी किस बात की रहती है? क्या पता नहीं? तो इस चीज पर ना थोड़ा काम किया करते हैं। ठीक है, तो पहले सुन लिया करो चीजों को, अगर कोई चीज मैं बता रहा हूँ उसके बाद ना समझ में आए तो फिर पूछो। जो चीज बताई ही नहीं है वो पहले से पहले आफत किस चीज की लगी रहती है? और तुम्ही को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो थोड़ा कायदे से रहा करो तुम। नहीं, दोबारा मत बोलना मेरे को कि मेरा टेस्ट है और मेरे को क्वेश्चंस करवा दो। गलत चीज है या नहीं है ये चीज? ये गलत है या नहीं, ये भी नहीं पता? तो ये एक बात बताओ, चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है तो इसमें मेरी गलती है या तुम्हारी गलती है? ये बताओ। और फिर अगर मान लो किसी की भी गलती नहीं है तो अगर आपका टेस्ट है तो टेस्ट के दौरान मैं तुम्हें उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, और फिर तुम अपने आप को बेवकूफ बनाओगे, मुझे बनाओगे या पेरेंट्स को बनाओगे कि देखो जी मेरे तो ना फुल आउट ऑफ फुल नंबर आ गए। तो उससे क्या दिखाना चाह रहे हो ये बताओ? अभी तो शुक्र करो टर्म वन का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाएगा तो सारी पोल अपने आप ही खुल जाएगी। हाँ वो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक सब बच्चों का पेपर बहुत अच्छा ही जाता है, खासतौर पर तुम्हारे जैसों का। तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सेल्फ इवेल्यूएशन भी करा करो कि ऐसा क्यों है। ना तो मेरे को तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी कि मैं डेली तुम्हें टोकता हूँ, तुम्हें आफत सबसे पहले लगी रहती है। अगर मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर तो तुम्हें बोल बोल कर पढ़ना है वो, तुम्हें शोर मचाना है। लिफ्ट से तुम आओगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारी आवाज आएगी। तो कुछ तो ऐसा अपना इंप्रेशन छोड़ो ना कि कहीं जा रहे हो तो किसी को लगे कि हाँ भी पढ़ा लिखा कोई लड़का आ रहा है, ऐसी हरकतें उल्टी सीधी। हम्म?
तो अपनी हरकतें थोड़ी सी सुधार लो। और इस चीज को अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो सुधार होता चला जाएगा, वरना 10th क्लास में आ गए हो, अच्छे बड़े हो गए हो, फिर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। और भी बता दूं कि और हो सकता है कि और कोई टीचर टोके भी ना, ये ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा भी हो सकता है कोई टोके भी ना, क्योंकि मैं भी मोस्टली ऐसा करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये करके। तो उसमें होगा क्या, अल्टीमेटली तुम्हारा ही बिगाड़ हो जाएगा, तुम ही बिगड़ोगे। और वो जो चीजें हैं वो फिर तब पता चलती है जब हम बड़े हो जाते हैं सोसाइटी में। जब अभी तो टीचर्स ने कटना शुरू करा, फिर पता चला कि और लोग भी कटना शुरू कर देते हैं, या तो बेवकूफ है, इसके साथ तो बात करने का ही कुछ सेंस नहीं समझ में आता, तो थोड़ी कभी तो अकल की बात भी, 10 में से 1 बार 2 बार मजाक समझ में आता है। और जब मैं बता चुका हूँ कि ये चीज अभी मैंने लिखी है, तो मैंने अभी किसी भी बच्चे को नहीं बताया रेसिस्टेंस, या सबको बता दिया सबके कान में जा जाकर, तुम्हें ही नहीं बताया मैंने, तुम्हारे साथ कोई मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ? अरे बताऊंगा तो तुम्हें भी बता दूंगा। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ऐसा है कि इसकी सारी की सारी टर्म्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए नहीं है। तो बता रहे हैं अभी, कायदे से सुन लो, बेचैनी रहती है। कोई बात बता दो, समझ में तुम्हारे आते नहीं, फिर वहीं के वहीं। और एक चीज और है, अभी तुम्हें बोला है तुम कल फिर वहीं के वहीं रहोगे, तुम्हारी हरकतें फिर कल वैसी की वैसी हो जाएंगी। अभी 2-3 दिन पहले टोका था कि यहाँ पर आगे चेयर पर वो बैठी हुई है, चेयर पर पैर लगा के अपनी चेयर कोई पीछे घसीट रहे हो, ये क्या तरीका है? अब 2-3 दिन बाद फिर तुम वहीं के वहीं हो जाओगे। तो अगर कोई चीज बोली जा रही है ना, तो ये सोचो कि कुछ दिमाग लगाओ उसमें, कि मेरे को कोई चीज बोली गई है, तो मैं उस पर कुछ इंप्रूव करके दिखाऊंगा कि अगली बार मुझे शिकायत का मौका ना मिले। इस चीज को समझ रहे हो या नहीं, या ये चीज भी समझ में नहीं आ रही? मुझे तो नहीं पता श्री क्या होता है, श्री धराचार्य रूल बोल रहा हूँ तो उसका मजाक उड़ा रहे हो। अरे 1-2 मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम है, अगर वो लिख रहे हैं तो उसमें तुम्हें मजाक उड़ाना नहीं, मुझे तो श्री का मतलब नहीं पता, बेवकूफ हो तुम। हम अपने पेरेंट्स का नाम आज भी लिखते हैं, श्री लगाते हैं पहले कि नहीं लगाते? और तुम भी लगाते होगे, सब लगाते हैं, बस अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि नहीं मुझे तो नहीं पता। बेवकूफ बने की बातें करते रहते हो। कोई चीज बताई जा रही है, कायदे से सीखो उसको। वेयर आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे याद होगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये 9th क्लास में पढ़ा था। तो सेकंड लॉ ये कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये होता था। ठीक है, हालांकि ये भी डिराइव करके आता था तो कुछ और था, तो ये कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम टेकन, ये होता था। लेकिन हम शॉर्ट में इसको ये कह देते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, जब भी कभी किसी रिलेशन में प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, तो उसे हटाने के लिए हम इक्वालिटी साइन लगा देते हैं। और जब इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, उसको कह देते हैं, कोई भी कांस्टेंट होता है। तो इस केस में, न्यूटन के सेकंड लॉ के केस में, मास होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एफ इज इक्वल टू एम ए, याद होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने कहा कि ओम्स लॉ में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओम एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगा दिया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे यहाँ m लगाया था 9th क्लास में, ऐसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया r। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है कि कुछ भी चेंज हो जाए, ये चीज चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एनीथिंग व्हिच डज नॉट चेंज। जैसे हम ये कहते हैं कि हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ पर अगर हमारा मास मान लीजिए 70 किलोग्राम है, तो हम कहीं भी चले जाएं, मार्स पर चले जाएं, जुपिटर पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारा मास जो है वो 70 किलोग्राम ही रहेगा। यूनिवर्सली कांस्टेंट टर्म होती है जिसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं, यूनिवर्सली सेम रहने वाली चीज। ऐसे ही ये रेसिस्टेंस एक ऐसी टर्म है जो हमेशा सेम रहती है, और इसको सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है। अच्छा, अब ये होता क्या है नोट करें, हेडिंग डालिएगा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसमें नोट करिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस
द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच आई करंट, आई करंट हो गया, वी हो गया वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it, flow of current through it the property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance, is called resistance. Its SI unit is ohm, its SI unit is OHM ohm, और इसका सिंबल ऐसे होता है, ओम का सिंबल ऐसे होता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए 4 5 या 10 लोग कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर ना बड़ी तेज ना बारिश होने लगती है, सब लोग भीग जाते हैं। अब उसमें से 2 3 लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं पड़ते, बाकी सब बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 2 3 लोग हैं, उन 2 3 लोगों की बॉडी ने वो जो टेम्परेचर चेंज था ना, जो टेम्परेचर चेंज हुआ एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ कि भाई पहले तो वी वर मूविंग इन एयर, हम एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे थे तो हमारे चारों तरफ जो है वो एयर ही एयर थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बरसात होने लगी तो अब हमारे चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और हम भीगना शुरू हो गए। तो उसमें से 3 या 4 लोग ऐसे थे जो बीमार नहीं पड़े, बाकी सब बीमार पड़ गए। तो वो जो 3 या 4 लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसका जो इफेक्ट था, उसका जो साइड इफेक्ट था, भीगने का साइड इफेक्ट जो था, उन्होंने उसको रेसिस्ट करा। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर थोड़ी अच्छी थी बाकियों के कंपैरिजन में, तो वो बीमार नहीं पड़े। ठीक है, सह लिया उसको, तो रेसिस्टेंस का मतलब ही सहना होता है। ठीक है, सहने का मतलब ये है कि हम कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर करना चाह रही है और हम उसको अपोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन। ठीक है, किसी चीज को, किसी चीज का अपोज करना। तो क्या होता है कि जो करंट है, करंट जब फ्लो करना शुरू होता है तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। तो दुनिया की कोई भी चीज हो, वो लगातार फ्लो नहीं करती, उसको कोई ना कोई अपोज जरूर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चल भी रहे हैं तो हमारे मोशन का भी अपोजिशन करने के लिए एक टर्म है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, एक फोर्स है फ्रिक्शन, जो हमारे चलने को भी अपोज करती है। अगर हम किसी चीज को हवा में फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो चीज भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगी और ग्राउंड पर आकर गिरेगी, क्योंकि उसको भी ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है और हवा का जो रेसिस्टेंस है, एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको, वो भी उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का जिसका भी फ्लो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई चीज रुकावट जरूर डालती है। तो ये जो रेसिस्टेंस है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, करंट के फ्लो को रोकती है, उसको हम बोल देते हैं क्या? रेसिस्टेंस। समझ गए? ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम। चलिए, ये करने के बाद में फिर आप क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1, ये रेसिस्टेंस की यूनिट का साइन है। एक लाइन ऐसे, ऐसे थोड़ा सा कर्व और फिर से एक लाइन ऐसे, इसको ओम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current
carrying 2 ampere current is 0.1 volt. 0.1 volt, full stop. Calculate the resistance between these points. Calculate the resistance between these points. तो पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि कोई एक वायर है, ये वायर है और इस वायर के दो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0.1 वोल्ट। वो पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर। इन दोनों पॉइंट्स, नमस्ते, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम ये कहेंगे भाई ओम्स लॉ V is equal to IR, it implies R is equal to क्या हो जाएगा, V upon I। V है 0.1 और I कितना है 2। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो ज़ा 0 पॉइंट, फिर 1 नहीं आता 2 के टेबल में तो 2 जीरो ज़ा 0, फिर एक 0 लगा देंगे तो 2 5 ज़ा 10, 0.05 ओम। समझ गए, डिवाइड करना तो आता है, ये करके बताऊं इसको कैसे करा है, हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझाओ। दोबारा देखिएगा, इन्होंने बोला है कि कोई एक वायर है, जैसे मैंने मान लिया कि ये वायर है ए बी, तो ये बताया कि इस वायर में ए और बी पॉइंट के बीच में करंट तो है 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट। तो वो कह रहे हैं कि अब आप रेसिस्टेंस निकालिए। तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर V होता है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, आई होता है करंट और R होता है रेसिस्टेंस। वो बोल रहे हैं रेसिस्टेंस निकालो। तो रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में चला जाएगा V अपॉन आई। तो V कितना है 0.1 और I कितना है 2, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके देख लो चाहे तो। भाई पॉइंट से पहले 0 है तो इधर लगा दिया 0, ये पॉइंट हो गया। 1 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता तो फिर से 0 हो गया, और फिर एक 0 लगाया तो 2 5 ज़ा 10, 0.05 ओम, ये आ गया। समझ गए। हो सकता है आप लोगों का डिवाइड करने का तरीका कोई और हो, आप हो सकता है ऐसे करते हो इसको कि 0.1 डिवाइडेड बाई 20 है तो पॉइंट गया तो नीचे 0 आ गया। अब एक 0 और लगा दो तो 200 हो गया, तो यहाँ पर भी एक 0 लगाओ। फिर आप ऐसे करेंगे कि 2 1 ज़ा 2 और ये 100 हो गया, और 2 5 ज़ा 10, तो 5 अपॉन 100 0.05 होता है। तो जैसा कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से डिवाइड करने में कंफर्टेबल हो वैसे डिवाइड कर लेना। रिजल्ट 0.05 एम्पियर 0.05 ओम आएगा। बताइए, क्लियर है। यस। बाकी बच्चे बताएं, दिशा, दिव्यांशी, सोहम, अमन, अक्षरा। यस सर। ठीक है, चलिए Yes, आगे sir. चलता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट A simple electric circuit has a 24-volt battery has a 24-volt battery a simple electric circuit has a 24-volt battery and a resistor of 60 ohms.
and a resistor of 60 ohms, what will be the current in the circuit? What will be the current in the circuit? A simple electric circuit has a 24 वोल्ट बैटरी। तो एक सर्किट है, सर्किट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे घर में टीवी है जिसको हम देखते हैं, तो टीवी को हमने खोला, टीवी के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस पूरे को, वो जो पूरा नेटवर्क होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं, ठीक। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में 24 वोल्ट की, उसके अंदर एक 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक रेसिस्टर लगा हुआ है 60 ओम्स का, और उनके बीच में काफी सारे कनेक्टिंग वायर्स लगे हुए हैं। तो इन्होंने बोला व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, ये पूछ रहे हैं। और हाँ, एक चीज और इन्होंने दी है इसमें क्वेश्चन में, रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। रेसिस्टेंस ऑफ द connecting wires is negligible. Resistance of the connecting wires is negligible. मतलब बीच में जो कनेक्टिंग वायर्स जुड़े हुए हैं उनका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो उनका रेसिस्टेंस को नहीं लेना, बस हमें रेसिस्टेंस ये 60 ओम लेना है और ये बैटरी 24 वोल्ट की, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस ये लेना है। तो करंट पूछ रहे हैं, तो सिंपल है, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। हाँ जी, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR, it implies that I निकालना है, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I is equal to V अपॉन R। V कितना है 24 और R कितना है 60। तो 6 4 का 24 और 6 10 का 60, 4 अपॉन 10 है, तो क्या हो गया 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर an electric iron draws a current of 3.4 ampere from a 220 volt supply line. From a 220 volt supply line. Full stop. What current will this electric iron draw what current will this electric iron draw when connected to a 110 volt supply line?
110 वोल्ट सप्लाई लाइन। बताता हूँ, इन्होंने ना दो अलग अलग केसेस दिए। पहला केस है एन इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन जो कपड़े प्रेस करने के लिए होती है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो जब वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे कनेक्ट करा जाता है उस इलेक्ट्रिक आयरन को, तो वो इतना करंट कंज्यूम करती है। ठीक है, तो मैं केस फर्स्ट लिखूंगा। केस फर्स्ट में जब करंट है 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर, तो वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब आप ये देखो, जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो मैं यूजिंग ओम्स लॉ मैं रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR, V is equal to IR, it implies that R is equal to V upon I। तो V कितना है 220 और I कितना है 3.4। तो पॉइंट गया तो ऊपर एक और जीरो आ गया, तो 2 17 जा 34 और 2 11 जा 22, तो 1100 अपॉन 17 आ गया। तो मैं कहूँगा रेसिस्टेंस कितना हो गया 1100 अपॉन 17। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये चीज जो हमने निकाली है ये हमसे पूछी नहीं है, पूछा कुछ और है। R इज इक्वल टू 1100 अपॉन 17 ओम, ये हो गया। अब आ जाइए केस सेकंड पर। वो पूछ रहे हैं व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। तो अब सप्लाई वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट, और रेसिस्टेंस जो है ये एक यूनिवर्सली कांस्टेंट टर्म है, तो रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ। इसका मतलब क्या, इसी सेम इलेक्ट्रिक आयरन की बात करी जा रही है, तो हर डिवाइस का एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस होता है कि कोई भी डिवाइस है वो इतना करंट कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का एक पर्टिकुलर रेसिस्टेंस होता है। तो जब मैंने इसका रेसिस्टेंस 1100 अपॉन 17 निकाल दिया, तो जब इसको मैं 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ूंगा तब भी रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो इस केस में करंट कितना होगा, अगेन बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा V अपॉन R, मतलब V डिवाइडेड बाई R। तो I कितना हो गया 110 डिवाइडेड बाई 1100 अपॉन 17। 110 मल्टीप्लाइड बाई 17 अपॉन 1100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 10 जा 110 और 17 अपॉन 10 कितना हो गया 1.7 एम्पियर। 1.7 एम्पियर। और इस चीज से अगेन आपने देखा होगा कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। क्या, आप ये देखो पहले केस में वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट और करंट था 3.4 एम्पियर। दूसरे केस में वोल्टेज को हाफ कर दिया गया, 220 का हाफ कितना हो गया, दूसरे केस में 110 कर दिया वोल्टेज को, तो करंट भी हाफ हो जाएगा। 3.4 का हाफ कितना 1.7 एम्पियर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे ग्राफ बिटवीन वी एंड आई।
ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट के बीच में जो ग्राफ है, याद रखिएगा कभी भी कोई दो चीज होती है ना, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ उनका स्ट्रेट लाइन बनता है इंक्रीजिंग स्लोप के साथ, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर लिखें since potential difference is always directly proportional since potential difference is always directly proportional to current, ब्रैकेट में लिख देना एज पर ओम्स लॉ, ग्राफ बिटवीन V and I is always a straight line with increasing slope, is always a straight line with increasing slope. एक्स एक्सिस पर ले लीजिए V, एक्स एक्सिस पर V और वाई एक्सिस पर I, V और I। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, ये नोट करिए। ये तो रटने वाली बात हो गई कि भाई V और I के बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। तो हाँ, याद तो सिर्फ इतना रखना है कि अगर कोई भी दो चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा। ऐसे कैसे भाई, हम धीरे 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 जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंगली धीरे धीरे करंट भी बढ़ता जा रहा है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हमारा वोल्टेज इतना है, इस पॉइंट पर है वोल्टेज, भाई यहाँ पर यही तो पता चलेगा, हो सकता है 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से पता चलेगा। तो मैंने ये कहा कि अगर 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने ऐसी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट कुछ मिलेगा। मान लो कि ये भी मुझे 1 एम्पियर मिल गया, फिर मैंने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, 1 से बढ़ाकर कहाँ तक पहुंचा दिया वोल्टेज को, 2 पर। तो 2 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी 2 से, तो ये इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा। अब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो ये जहां मिला वो करंट की वैल्यू हो गई। तो 2 वोल्ट था तो करंट भी बढ़कर 2 एम्पियर हो गया। तो हम धीरे 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 वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब हम एक काम करेंगे, कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू इस चीज को वेरीफाई करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी, बोर्ड्स में आ चुका है ये, और इसके थ्रू इसको वेरीफाई करेंगे। बस 2 मिनट वेट करिए। दो मिनट वेट करो क्या? The values of current I flowing through a coil
values of current I flowing through a coil, the values of current I flowing through a coil for the corresponding values or the corresponding values of the potential difference V across the coil of the potential difference V across the coil. कॉइल क्या होती है, जैसे हमने कहा कि एक वायर है, वायर तो ऐसे स्ट्रेट है, अगर इसी वायर को ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाए इस तरह से, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन का वायर होता है, तो उसको हम कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉइल भी बेसिकली एक वायर ही है। The values of current I flowing through a coil for the corresponding values of the potential difference V across the coil are shown below. Are shown below. तो कुछ वैल्यूज दे रखी हैं V की और I की। तो I है, ब्रैकेट में लिखिए एम्पियर्स में, भाई I की यूनिट तो एम्पियर ही होती है और V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। 0.05, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30 और 0.40, ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 0.85, 1.70, 3.5, 5.0, 5.0 और 6.8, ये दे रखा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन नोट करेंगे। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V and I, plot a graph between V and I and calculate, good evening, calculate the resistance of the coil and calculate the resistance of the coil। तो देखिएगा, हम ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं, आप अपने आप करना, और ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ जो है वो आप किसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं बता देता हूँ, जैसे हम एम्पियर्स देख रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू देखो 0.85, 1.70, 3.5, 5.0, 6.8। तो 0.85 जो वैल्यू है ये 1 से छोटी वैल्यू है, और आगे जो वैल्यूज हैं वो सब जो हैं आप 0.2 के डिफरेंस पर ले सकते हो। जैसे वोल्टेज लेना है मेरे को इधर, मैंने कहा 0 है, और फिर इसको बोला हमने 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, इस तरह से आप वैल्यूज लेना। और फिर इसी तरीके से जो करंट है, जैसे ये तो हो गया वोल्टेज, ये तो हो गया वोल्टेज V, ठीक है,
और यहाँ पर हो गया करंट आई। करंट आई की वैल्यूज ज्यादा प्रिसाइज नजर आ रही हैं, इधर 0 है तो यहाँ पर नहीं, कोई नहीं, यहाँ बैठ गया 0.05, फिर है 0.10, फिर अगला हो जाएगा 0.15, फिर अगला हो जाएगा 0.20, फिर 0.25, फिर 0.30, 0.35, 0.40। तो ऐसे आप 0.05 के गैप के साथ ले सकते हो और फिर करके देखना। जैसे 0.85 है तो 0.85 लगभग लगभग 0.9 समझ लो, तो 0.85 कहाँ आएगा, 0.8 और 1.0 के बीच में यहाँ कहीं। तो 0.85 पर वैल्यू कितनी है करंट की, 0.05। तो 0.05 से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करी, 0.8 से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं तो यहाँ पर एक डॉट लगा लिया। फिर अगली वैल्यू क्या है, वोल्टेज की अगली वैल्यू 1.70। तो 1.70 कैसे आएगा, ये 1 है, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0। तो 1.70 है, 1.6 और 1.7, 1.6 और 1.8 के बीच में लाई करेगा ये। तो यहाँ से आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और 1.70 से करी ना, और उधर क्या है, करंट कितना है 0.10। तो 0.10 से एक्स वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये दोनों यहाँ मिल जाते हैं। ऐसे ही और वैल्यूज के लिए भी ये सारे के सारे डॉट्स मिल जाएंगे। स्केल रख कर देखना, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, तो इट शोज दैट के ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विद एन इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है और मैं चेक करूंगा। चलिए जी, हाँ, ग्राफ जो प्रॉपर ग्राफ पेपर है ना उस पर प्लॉट करना। ये क्वेश्चन, ये वाला पर्टिकुलर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में।